basic concept, and very gradually I'll be moving, and I assure you by end of this presentation you will learn a lot. So when we talk about the health, we always talk about the WHO definition, and what it says that related, that what is well-being, that you have to understand over here, right? So if I have to tell you that what this wellness is, that is more than the health, and that includes our ability to achieve the optimal health, right? Okay, let me give you some examples over here, right? And that will be more easier for you people to understand between the health and the wellness, right? So before that, let me tell you that the health of an individual is influenced by a number of factors. Out of that number of factors is genes, age, the family history. So as an example, I can say that suppose a man is there, प्लीज हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, किसी के परिवार में ऐसे आप मान के चलिए कि डायबिटीज की संभावना है, क्योंकि कई पीढ़ियों में उनका जो डायबिटीज है, राइट, ये एक कंडीशन यहाँ पे है। अब दूसरी बात यहाँ पे रखिए, क्योंकि मैं देखिए वेलनेस की बात कह रहा था कि अगर किसी को ये पता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज है, उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, या जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जीता है, उस व्यक्ति को वेलनेस नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे वेलनेस का अर्थ क्या हो रहा है? वेलनेस का अर्थ ये होता है कि अगर आप एक सही तरीके का निर्णय लेते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, अगर आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा निर्णय आप लेते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे, उसी को वेलनेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को ये पता है कि फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज का है, और उसको जानने के साथ साथ वो व्यक्ति नियमित अपनी दिनचर्याओं का सही तरह से कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर खाना खा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वो वेलनेस के तरफ है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें अपने डिसीजंस प्रॉपर लेना है, सही तरह के डिसीजंस लेना है, और पॉजिटिव आउटलुक के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा ये बताऊंगा आपको कि वेलनेस के अंदर देखिए बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इंटरपर्सनल वेलनेस, कल्चरल, स्पिरिचुअल, ऐसे बहुत सारे आपके लगभग 9 पॉइंट्स है। और यहाँ पे जो दिखाना ये चाह रहा हूँ मैं कि ये सारे वेलनेस जो है ये सब आपके इंटरलिंक्ड है। कहने का मतलब कि केवल फिजिकल से काम नहीं चलेगा, आपको इमोशनल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको इंटेलेक्चुअल भी देना पड़ेगा, आपको इंटरपर्सनल भी देना पड़ेगा, और ये सारे वेलनेस जो है एक दूसरे के साथ एकदम इंटरकनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि सब में हमें एक बैलेंस की यहाँ पे जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्वास्थ्य को पा रहे, स्वस्थ होना चाह रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, और वही डिसीजन आपको जो है स्वस्थ रखेगा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम वेलनेस कह रहे हैं। अब देखिए, आप में से कई सवाल के ये डायमेंशंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं मैं। अगर मैं फिजिकल वेलनेस की बात करूं तो स्वस्थ रहने के लिए आपके खाना, आपके एक्सरसाइज, आपके हैबिट्स, आपके अच्छे हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि किसी तरह का आपको दिक्कत हो, फिजिकल दिक्कत हो सके, ये सब आपके फिजिकल वेलनेस के अंदर आता है, राइट। एक और चीज़ है आपका इमोशनल, जैसे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, फिर आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस, और एक और वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्टिज्म, पॉजिटिव सोच आपको रखना पड़ेगा। ये सब चीज आपकी इमोशनल वेलनेस के अंदर आता है। इसी तरह से देखिए इंटेलेक्चुअल वेलनेस है कि आपको जिज्ञासु बनना है। आपने देखा होगा कई लोग हैं कि उनकी जीवन भर वो जिज्ञासु रहते हैं, वो पढ़ते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखिए कितना स्वस्थ रहते हैं, वो मेंटली कितने फिट रहते हैं यहाँ पे, इसलिए कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है। एक और चीज है देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल रोबोट की तरह हो, बिल्कुल मशीन जैसी बातें कर रहे हैं, हमें हंसी मजाक भी करना है, समाज में चुकी रहना है, क्रिटिकली चीज़ों को सोचना है, उसकी एनालाइज करना है, तो ये सब आपके इंटेलेक्चुअल बैलेंस में आता है। तो देखिए मैं इस सारे फैक्टर्स को बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों के सामने इस बात को रखते जा रहा हूँ कि फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इसी तरह से इंटरपर्सनल वेलनेस, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मान लीजिए कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, राइट, क्या हम उनके बात करते समय उस प्रॉपर लहजे का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से कल्चरल वैसे, जिस कल्चर में हूँ मैं, जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, जिस एथनिसिटी को फॉलो कर रहा हूँ, उसको सम्मान देना, उसके बारे में गहराई से जानना, हम जिस समाज में उठते बैठे वहाँ लोगों को जानना, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को पहचानना, ये सारी चीज़ें आपके कल्चरल वेलनेस में है। तो देखिए आप इसको जैसे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये
ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ों से हम लोग बंधे पड़े हैं। सवाल ये है कि कहीं हम इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, और आप यकीन मानिए जो लोग इग्नोर करते हैं, लगभग मेरा ये मानना है कि समस्या उन्हीं के साथ है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से स्पिरिचुअल वेलनेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हम एक ऐसा चीज मान के सकते हैं कि कोई एक परम सत्ता ऐसा है जो सारी चीजों को गवर्न कर रहा है, कोई एक सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल, चाहे उसको आप गॉड कहिए, चाहे आप अल्लाह कहिए, जिस किसी भी रूप में आप उसको मानिए, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको जो है गवर्न करता है। ये हमारा सुपीरियर एक स्पिरिचुअल वेलनेस के तहत आता है। एक हम ये कहते हैं कि भाई हमसे भी कोई और ऊपर है जो हमें गाइड कर रहा है, हमें सही रास्ता दिखा रहा है, हमारी गलतियों को क्षमा करता है। ये स्पिरिचुअल वेलनेस के अंदर आता है। एनवायरमेंट वेलनेस, आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज के डेट में स्वच्छ भारत को लेके कितना काम कर रहे हैं, चीज़ों को जो है रिसाइकलिंग को लेके, एनवायरनमेंट के सफाई को लेके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी स्वच्छता के प्रति भी हमें जागरूक होना है, उसके प्रति सही डिसीजन लेना है। और देखिए जब मैं यहाँ पे वेलनेस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वेलनेस का मतलब कि जो स्वस्थ रहने के लिए जो आप निर्णय ले रहे हैं उसे ही मैं यहाँ पे वेलनेस कर रहा हूँ। तो अपने जिस समाज में, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसकी स्वच्छता भी हमें बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि कूड़ा ना फैलाए। देखिए कूड़ों का भी सेग्रीगेशन, के वेट कूड़ा अलग रखना है, सूखा अलग रखना है, तो इसको हमें ध्यान देना है, सफाई को ध्यान देना है। इसके बाद फाइनेंशियल वेलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बहुत सारे के कर्जे में डूबा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको तनाव होगा, और ये सारी बीमारियों का जो जड़ जिसको इसको तनाव कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितनी हमारी आय है हमें उतने ही में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में हमें ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। मान लीजिए कि उससे और बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी तरह का स्वास्थ्य की कीमत पे हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल वेलनेस देखिए यहाँ पे एक पहलू है, सारे नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है कि सभी पहलुओं को ध्यान देना है। और लास्ट में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वेलनेस का है, दैट इज ऑक्यूपेशनल। और ऑक्यूपेशनल को मैं बहुत जोर दे के बात ही कहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं 2005 से ही हायर एजुकेशन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और मैं अक्सर इस चीज़ को देखता हूँ कि लोग अपने जॉब को एंजॉय नहीं करते हैं। आप ऐसे सोचिए किसी के पास जॉब नहीं है, उस पे क्या बीत रहा है। तो जो आप जॉब कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई होना सीखिए, बेहतर करने की कोशिश करिए, लेकिन उसी के अंदर आप सेटिस्फैक्शन को ढूंढिए, उसके अंदर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो जब आप इन चीज़ों को करते हैं, सारे एस्पेक्ट जो डिसीजंस आप कहूँगा फिजिकल इमोशनल को आप ध्यान में लेते हैं, तो आपके स्वास्थ्य सही होता है। तो देखिए ये वेलनेस, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। और देखिए मैं मॉडर्न बातों के साथ करते-करते मैं आपको स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे सही संहिताओं में सारी बातें दिया हुआ है। तस्य भाव स्वास्थ्यम कहा गया है, कहा था कि फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इज हेल्दी। ये आपकी बातें ऑलरेडी हमारे जो है संस्कृत साहित्य में इस चीज़ों को मिलता है। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आयुर्वेद में भी इस बात को कहा गया सुश्रुत संहिता में कि समदोषः समाग्नि च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। इसका मतलब जब हमारे दोष जो है वात पित्त कफ, जब ये सम होते हैं, बैलेंस होते हैं, अग्नि हमारी बैलेंस होती है, धातु हमारे बगल होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं महसूस करता हूँ यहाँ पे कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, यानी आपकी इंद्रियाँ जब प्रसन्न रहती हैं तब उसी को कहते हैं स्वास्थ्य। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बैलेंस की बात आती है। और ये सारी चीज़ें बैलेंस कब होती हैं, जब हम एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, जब हम सही तरह के निर्णय लेते हैं, किस लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उसी को स्वास्थ्य कहा गया है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे परिभाषाएं हैं कि आचार्य चरक भी इस बात को कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर उसकी मांसपेशियां प्रॉपर हो, सम मांस प्रमाणस्तु, यानी जब आपकी मांसपेशियां जो है कि प्रॉपर हो। अब ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति है, खिलाड़ी है और ढीला ढाला उसका जो है लूज आपके मसल्स है, ऐसा नहीं, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। सेंस ऑर्गन स्ट्रांग हो, मतलब जैसे मान लीजिए सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपका बढ़िया हो, बीमारी से रहित हो। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि आपको जो है शीत व्यायाम सहने की शक्ति हो, यानी आपको जैसे कि भूख सहने की शक्ति, प्यास सहने की शक्ति, शीत को सहने की शक्ति, एक्सरसाइज को सहने की शक्ति, जब आपके अंदर ये क्षमताएं हैं, साथ ही साथ खाना पचाने की आपकी क्षमता हो, उसको एसिमिलेट करने की क्षमता हो, ये सारी चीज़ें जब होती है तब कहा जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ है। तो देखिए कितनी खूबसूरत परिभाषाएं दिया गया है। तो आप में से ये लोग देख सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि खाना खा के सारी चीज़ों को पचा लेते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, पता चला कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उस पेन को, जो फैटिग होता है। तो इन चीज़ों को जब आप सहने की शक्ति रखते हैं तो इसी को क्या कहा गया है, एक प्रमाण के तौर पे उसे हेल्दी कहा गया है। ओके।
अब देखिए यहाँ तक तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं अपने इस पिछले कई स्लाइड से आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, किसको स्वास्थ्य कह रहा हूँ, और स्वास्थ्य के अंदर जो सबसे बड़ा हिंट मैं देने चाहा हूँ वो है हमारा वेलनेस को। और वेलनेस के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप निर्णय क्या ले रहे हैं। आपको पता है कि ये काम करने से मुझे तनाव होगा, आप उसको मत करिए। आप जानते हैं कि अगर मैं वॉकिंग नहीं करूँगा मुझे जो है कि कार्डियोवास्कुलर समस्या हो रही है, इसका तो आप गलत है, वॉकिंग करिए। ये जो निर्णय आप लेते हैं इसी को वेलनेस कहा जाता है। अब देखिए दूसरे सेक्शन पे जब मैं पहुंचता हूँ, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, तो यहाँ पे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन जानते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे योगिक पोस्चर्स मिले, सील्स मिले हुए हैं जो कि दर्शाता है कि योग है। और हम लोग जानते हैं कि लगभग आपके जो है कि सिविलाइजेशन हमारे 250-5,000 साल पहले का सिविलाइजेशन है। एक और मैं यहाँ पे देखिए प्रमाण आपको देना चाह रहा हूँ, ये आपके बालाथल राजस्थान में एक प्रोफेसर वसंत सिंधे, बहुत ही नामी जानी आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व है, इन्होंने एक एक्सकेवेशन किया था और उसमें उनको एक ऐसा यौगिक पोस्चर वाला स्केलेटन मिला। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि किस तरह से ये पैर को इन्होंने मोड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है कि पद्मासन पोजीशन में है। और साथ में अगर आप ये मेरे कर्सर यहाँ पे ले गया हूँ, आप देखिए जैसे उंगलियों को टच कर रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि इन्होंने जो है कि ज्ञान मुद्रा में अपने नीज के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। और ये पुरातत्व विभाग ने जब इसका और एनालाइज किया तो उनको लगभग मिला कि ये 5,000 साल पुराना है। तो एक प्रमाण देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि योग बहुत ही पुराना है, राइट। लगभग ये सनातन धर्म से इसको फॉलो किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है पुरातात्विक इस साक्ष्य के आधार पे। और मुझे ये जानकारी जो है कि हमारे यहाँ पे AISC और आर्कियोलॉजी विभाग में एक प्रोफेसर सचिन तिवारी जी है, उनसे मिला, क्योंकि वो इन विषयों पे काम करते रहते हैं। एक और देखिए हड़प्पा में जैसे मैं बताया आपको ऐसे सील्स मिले, टैबलेट्स मिले हुए हैं, जिस टैबलेट्स पे आप देखिए सेम वही आपके यौगिक पोस्चर्स आपको मिलता है। आप चाहे तो www.harappa.com पे भी जाके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य देने की कोशिश कर रहा हूँ योग के लेके। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहीं पूर्वांचल में, जिस बनारस के पास में ही आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे रॉक आर्ट के तहत, यानी जो गुफाओं के ऊपर जो पहाड़ियों पे जो आप नक्काशी देखेंगे, इस तरह का भी मिलता है। एक यहाँ पास में कैमूर रीजन जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे एक सूर्य जैसा दिख रहा है, कुछ ये पिलर जैसा पहाड़ी जैसा दिखाने की कोशिश किया है, और एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ जोड़े पड़ा है और सूर्य की तरफ है। तो देखिए सूर्य की उपासना, और हम जिसको कहते हैं, हम डायरेक्टली तो ये नहीं कहूँगा कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि सूर्य नमस्कार में जैसे हम लोग प्रमाण वाला क्वेश्चन पे रहते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में, लगभग कुछ उस तरह का दिख रहा है हमें। एक चीज और देखिए बड़ा रिसेंट है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन पहले ही मुझे दिखा है फेसबुक पे। और ये जो है डॉक्टर विलास वाहने हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है आर्कियोलॉजी, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में है। इन्होंने सोलापुर जिले में एक श्री जगदम्बा माता मंदिर मौजा पोखरापुर में इन्होंने खुदाई किया। और देखिए यहाँ पे तस्वीर देख रहा कि ऊपर से, चूंकि इतना छोटा है कि ऊपर से इन्होंने तस्वीर लेने की कोशिश किया है, और इसी को जब मैं थोड़ा सा बड़ा करके यह रखने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कि कोई दिखा रहा है जैसे व्यक्ति समाधि में, देखिए कैसे स्केलेटन वाला पोजीशन है, ये स्केलेटन का या पोजीशन दिख रहा है, ये गर्दन थोड़ा सा सामने झुका हुआ है। और ये व्यू चूंकि ऊपर से लिया गया, क्योंकि यहाँ अंदर जाके तस्वीर लेने का कोई जगह नहीं बन रहा होगा। तो ये भी हमें एक साक्ष्य क्या दे रहा है कि योग के जो पोस्चर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलता है कि पोस्चर या योग में जो हम लोग कहते हैं समाधि की जो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वो साक्ष्य हमें काफी हद तक मिल रहा है। आप चाहे तो इनके फेसबुक पे भी आप जाके देख सकते हैं, डॉक्टर विलास वाहने का, राइट। एक और चीज देखिए मैं थोड़ा साक्ष्य के तौर पर आपको बताऊंगा कि 2 मंदिर है, एक आपका है महाराष्ट्र में, और हम जानते हैं कि योग में भी देखिए बहुत सारे आपके संप्रदाय हैं, जैसे नाथ संप्रदाय उसमें से एक है। तो एक 2 मंदिर है आपका महाराष्ट्र में ही, एक नासिक डिस्ट्रिक्ट में है और एक पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है ये है माणकेश्वर टेम्पल है, और जो पुणे में है ये आपका जो है ब्रह्मत टेम्पल है। तो ये इसमें भी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, और आप चाहे तो इसके भी जो वेबसाइट है आपके तत्वमग.org पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे विजय सारदे ने बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को बताया, और यहाँ पे दिखाने की क्या कोशिश किए हैं कि किस तरह के प्रमाण है आपके जो कलाकृतियां हैं उसके अंदर हमें योग कैसे देगा, स्टोन्स के अंदर हमें कलाकृतियां कैसे दिखी है, ये यहाँ पे विजय सारदे ने दिखाने की कोशिश किया है। तो देखिए ये आपका जो है माणकेश्वर टेम्पल है, ये आपके मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे है, आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालेगांव। और इसमें इस मंदिर के अंदर बड़े छोटे छोटे मतलब उसके नक्काशी किए हुए हैं। इसके अंदर आप
मत्स्येंद्र नाथ जी का आप वहाँ पे देखेंगे, मूर्ति देखेंगे। साथ में आप जो है कि वहाँ पे ऐसे योगिक पोस्टर जैसे कुकुटासन की बात होती है, वज्रासन, फिर आपका जो है कुडियासन, फिर ब्रह्मासन, ऐसे आपके आसनों के जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं उसमें से एक दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, ये मत्स्येंद्र नाथ जी का योगिक पोस्टर बताया गया है। तो आप देखिए कि ये आप इसकी नक्काशी के अंदर आप देखिए कैसे एक पैर उठा हुआ है, जो राइट पैर उठ के नीचे की तरफ जो है आपके नीज के ऊपर रखा हुआ है, ये मोड़ा गया है। साथ में ये बाएं हाथ का पोजीशन आप देखिए, तो ये वहाँ पे बताया गया है कि ये मत्स्येंद्र नाथ जी का जो है योगी पोस्टर है। और साथ ही साथ एक और आपका है जिसको कि ब्रह्मासन कहा गया है। इसको जो है कई नामों से जाना जाता है। हम लोग बहुत लेटेस्ट में अगर बात करें तो इसको द्विपाद शीर्षासन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप देखेंगे कि दोनों पैरों को गर्दन के पीछे ले जाना और हाथ को आगे रखना, तो ये भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। फिर एक और चीज आप देखेंगे, इसे कुकुटासन कहा गया। आप देखिए यहाँ पे इस मूर्ति के तहत कि पैरों के अंदर से जो है हाथ को नीचे की तरफ रखा गया और बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया गया है, तो इसे कुकुटासन कहते हैं। ये भी साक्ष्य हमें देखिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने पार्टिसिपेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप योग तो करिए, लेकिन योग से देखिए हमें प्यार भी करना पड़ेगा, हमें उसके प्रति श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा। और ये भी विश्वास रखना पड़ेगा कि ये कोई हल रातों रात का नहीं है। इतने 5,000 साल लगभग साक्ष्य देखिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि इतने हजार साल पुराना कोई पद्धति है, जाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई साइंस है यहाँ पे, वो हमें फायदा देता है, तभी वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। एक और चीज है, ये वज्रासन है। यहाँ पे देखिए कैसे पैरों को मोड़ के पीछे की तरफ ले गया, दोनों हाथें सामने की तरफ है। ये भी एक हमें योगिक पोस्टर यहाँ पे मिल रहा है। और इसके बाद देखिए एक आप और देखेंगे, यहाँ पे कुडियासन कहा जाता है कि एक क्रचेस होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे एक लकड़ी का लगभग रहता है जिसके ऊपर दोनों हाथ को रख के या ठुड्डी को रख दिया जाता है, और जो योगी साधक होता है वो पद्मासन में यहाँ पे बैठता है। ये भी पोस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखिए इस तरह से मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मंदिरों में इस तरह के साक्ष्य योगिक पोस्टर्स का हमें मिलता है। इसी तरह से जो पुणे के पास में ब्रह्मनाथ टेम्पल है, वहाँ पे भी देखिए हमें कई साक्ष्य मिलता है। एक साक्ष्य मिलता है यहाँ पे देखिए नौकासन का। आप यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति का ये बॉडी है, ये पैर ऊपर की तरफ है और साथ में अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, तो ये आपके जो है नौकासन को दिखा रहा है। फिर ये देखिए पश्चिमोत्तान, पाद पश्चिमोत्तासन कहा जाता है कि पैर दोनों सीधे तौर पे है, सामने से बॉडी को बेंड करते हुए अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़ा। ये हाथ का पोर्शन है, ये पैर का पोर्शन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, ये पाद पश्चिमोत्तासन है। इसी तरह से ये अर्ध मत्स्येंद्रासन आप ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है और कहा भी गया है कि अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है एक तरह से डायबिटीज के लिए रामबाण कहा जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज हो तो वो अर्ध मत्स्येंद्रासन इसको कर सकते हैं, और साइंटिफिकली प्रूफ भी है, क्योंकि वो पोर्शन जो है हमारे पैनक्रियास के लगभग, जहाँ पे पैनक्रियास है वहाँ पे एक तरह का दबाव डालता है, तो माना जाता है कि जो पैनक्रेटिक जूसेस है उसका सिक्रेशन बेहतर होता है, और साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ तक जो मैं बातें आप लोगों को कहने की कोशिश किया हूँ कि बेसिक ऑफ रिसर्च के बाद कि कई सारे ऐसे साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में देने की कोशिश किया हूँ, और ये भ्रम दूर करने की कोशिश किया हूँ कि ये ना समझे कि इसके क्या फायदे हैं, इतने हजार साल पुराने हैं, इसके जो है कलाकृतियों में हमें मिलता है। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य देखिए, इतना ही नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे। साउथ के टेम्पल्स में ऐसे हम लोग को देखने की भी कई सारी चीजें मिलता है। ओके, अब देखिए तीसरे सेक्शन में अगर मैं पहुंचूं तो यहाँ पे मैं कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करूंगा, और रिसर्च फाइंडिंग्स के अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या पब्लिकेशंस चल रहा है अभी वर्तमान में। अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो कि पूरे युग में हो क्या रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, किस एरिया पे बात हो रही है उसको, और अगर हो भी रहा है तो किस कौन सा ऐसा मेजर एरिया है जहाँ पे लोग काम करें। क्या केवल योग का अपना इंडिपेंडेंट एरिया है, क्या मेडिकल वाले भी यूज कर रहे हैं, क्या नर्सिंग वाले यूज़ कर रहे हैं, किस सोशोलॉजी वाले यूज़ कर रहे हैं, किस मेजर कैटेगरीज में काम हो रहा है, वो चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मेजर कंट्रीज कौन से ऐसे देश है जो सबसे ज़्यादा कर रहा है। देखिए ये तो कहा गया है कि योग भारत से ही निकला हुआ है, लेकिन क्या उसके प्रति जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वो भारत कर रहा है, कोई और देश कर रहा है, ये भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। और साथ में वो संस्था कौन सा है जो रिसर्च कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैं बातें करने की कोशिश करूंगा ये सारा आपका रिसर्च बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, बगैर डेटा की कोई बात नहीं करूंगा यहाँ पे। एक और चीज है मेजर कंट्रीब्यूटर, वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए योग करना अलग चीज है, मैं यहाँ पे बात करूँ जो साइंटिफिकली योग के ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं उन लोगों की मैं चर्चा करूंगा। और साथ में किस मेजर एरिया, मतलब वो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे प्राचार्य जी ने कहा कि भाई एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इनके साथ तो और भी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिससे किस किस एरिया से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और 2017 के बाद किस तरह के पब्लिकेशंस हो रहे हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। ओके,
तो देखिए, इस बात को पता लगाने के लिए मैं बहुत सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक सिंपल बिब्लियोमेट्रिक स्टडी मैं करता हूँ, और मेरा डेटा केवल वेब ऑफ साइंस पे ही आधारित है। मैं चाहता तो स्कूपस भी ले सकता था, लेकिन मैं मोटे तौर पे बातों को रखना चाहता था। तो वेब ऑफ साइंस पे मैंने कुछ कीवर्ड्स का प्रयोग किया। कीवर्ड्स का मेरा सिंपल एक कीवर्ड था, वो था मेरा योग। और योग शब्द को वहाँ पे डाल के मैं ये देखना चाह रहा था कि पूरे वेब ऑफ साइंस पे योग से संबंधित जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हों वो मुझे मालूम चल जाए। तो जब मैंने ये योग शब्द डाला, तो वहाँ पे लगभग मुझे 6,880 शब्द ऐसे मिलते हैं। देखिए, शब्द मिल रहा है, जो नहीं कि खाली योग का है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और 6,880 शब्द मिल रहे हैं। और इसमें भी मैंने एक फ़िल्टर यहाँ पे लगाया, जो सबसे लेटेस्ट हो उनको मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। तो मेरा ये सारी, ये पिछले जो क्वेश्चन टॉस किया हूँ मैं, उसके जवाब देने के लिए मैं जो है वेब ऑफ साइंस के डेटा को बेस बनाने की कोशिश किया हूँ। और इसके अंदर जो है, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो किताब में दर्शाया गया हो, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, जो मैं सबको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला सवाल था कि स्टेटस ऑफ पब्लिकेशन योग स्टडीज में, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से कि अगर मैं 1989 से अगर पब्लिकेशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ धीरे 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 हमारा ग्राफ क्या है, बढ़ता हुआ गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पे, और लगभग ये डेटा मैं आपको जो है कि 2021-22 अब ये डेटा और आपका अगर देखा जाए वेब ऑफ साइंस में, तो ये और आपका इम्प्रूव करता हुआ हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा ये है कि कैसे ये लीनियरली हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे निष्कर्ष दे सकता हूँ कि जाहिर सी बात है कि अगर इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसमें फ़ायदे नहीं होते, तो शायद रिसर्चेस नहीं होते। इसमें एक्सप्लोर होता जा रहा है, फ़ायदे हमें मिल रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने मिलता है। अगर आप इन रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि बीमारियों को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। योग थेरेपी, योग को एज़ अ थेरेपी यूज़ किया जा रहा है, साइंटिस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिन पर दिन इसका जो है रिसर्च बढ़ता जा रहा है, नए-नए शोध हो रहे हैं, नए-नए बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स पे इसको यूज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ है, अगर मैं कैटेगरीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलता है इंटीग्रेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इस एरिया वाले जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके साइकेट्री, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इसका यूज़ हो रहा है। पब्लिक एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। आज आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो भी अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि आप योग करिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि मल्टीटास्किंग होने के कारण एक साथ कई सारे काम करने के लोग जो है मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए लोग योग का सहारा यहाँ पे ले रहे हैं। साथ में मेडिसिन जनरल इंटरनल वगैरह में यूज़ हो रहा है, मतलब जनरल मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है। ऐसा ना समझिए कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं हो रहा, और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा वेब ऑफ साइंस का डेटा है ये। साथ में स्पोर्ट्स साइंसेस में यूज़ हो रहा है आपका। साइकोलॉजी मल्टीडिसिप्लिनरी, जो भी इंटरडिसिप्लिनरी जुड़ा हुआ है साइकोलॉजी, उसमें यूज़ हो रहा है। क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में यूज़ हो रहा है, न्यूरो साइंस में हो रहा है। ऑन्कोलॉजी, यस, कैंसर। देखिए, हम जानते हैं कि आज के लाइफस्टाइल के कारण कितना कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर को भी प्रिवेंशन करने में योग का इस्तेमाल हो रहा है। नर्सिंग में यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए, मोटे तौर पे बड़े एरिया में मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ किन किन एरियाज में जो है योग को प्रयोग किया जा रहा है, और लोग उससे जो है उनके फायदे भी ले रहे हैं। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर में एक सीरीज बन करके दिखाया हूं कि मैंने क्या किया कि मिनिमम अगर कोई एक भी पब्लिकेशन किया होगा, वैसे तो जब मैं इसका फ़िल्टर कर रहा था तो मैंने रखा था कि कम से कम 25 पब्लिकेशन तो होना चाहिए, उसके नीचे का डेटा ना आए मेरे पास। लेकिन मैं फिर भी जब ग्राफ ये बना रहा था, मैंने मिनिमम पब्लिकेशन 1 की तरफ रखा था, और इसके अंदर 1 के साथ और भी ज़्यादा हो सकता है जैसा आप देख रहे हैं। और साथ में टोटल जितना पब्लिक 3,747 तक जो लोगों ने पब्लिश किया है, वैसे 6,000 लगभग डेटा, मतलब इतने भी पब्लिकेशन किए होंगे तो उन सबको मैंने लिया है। और इसको मैंने क्या किया कि एक्सेल पे रखते हुए मैंने इसको एक वर्ल्ड लेवल पे इसको प्लॉट करने की कोशिश किया हूँ, और मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ, देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका जो है यूनाइटेड स्टेट इसके ऊपर पब्लिकेशन रिसर्च कर रहा है। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस उसके यहाँ से हो रहा है। हाँ, भारत, ये नहीं कहूँगा कि भारत बहुत पीछे है, भारत आपके बीच वाले पार्ट में है। आप देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी एक सटीक अगर मैं बोलूँ, आप फ़िल्टर करने के बाद इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया लगाने के बाद 1,524 लगभग मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे संख्याओं को नहीं गिना रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक तरह से आप देखिए कि लगभग पूरा वर्ल्ड जो है आपका योग को लेके आज प्रयोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ-जहाँ पे ग्रीन देख रहे हैं, हाँ, जहाँ पे व्हाइट दे रहे हैं, फिलहाल जो है मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर ये डेटा स्कूपर से लिया गया होता, अगर मैं लेता तो शायद ये भी कंट्रीज़ के डेटा मुझे मिल गया होता। लेकिन अभी वर्तमान मेरे डेटा के हिसाब से मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है आज की डेट में योग का प्रयोग कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब लगभग पूरे वर्ल्ड का जो है
आज योग फॉलो कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इससे भी हमें कई सारे न्यूज़ मिलता है कि कैसे पूरा विश्व जो है योग को मना रहा है। ओके, अगला सवाल जिसे रहता है कि वो मेजर इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। देखिए ठीक है, कंट्रीज तो हमें मालूम चल गया, इंस्टीट्यूशन को जानना चाहे तो मुझे जो डेटा मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा देखिए वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ जब हम बात करें भारत की, तो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डेटा हमें मिलता है, और एक और भी डेटा हमें मिलता है, वो एस व्यासा का मिलता है, जो कि आपके साउथ में माननीय श्री नागेंद्र जी का जो है कि संस्था है, उन्होंने उस पर बहुत साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं, वो भी डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे याद है कि जब 3 साल पहले जब इस स्टडी को मैं कर रहा था, उस समय भारत और नीचे पायदान पे था, लेकिन अभी धीरे-धीरे इसका जो है पायदान ऊपर की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। तो एक बात तो देखिए क्लियर है कि ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, योग में ये फ़ायदा दे रहा है, तभी तो इस पे इतनी रिसर्चेज़ हो रही हैं, और दिन पर दिन कई सारे व्याधियों को ठीक करने के लिए आ रहा है, डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए एक बात कहूँ कि ये जो साइंटिस्ट कौन-कौन से हैं जो बहुत साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे होल्गर क्रेमर का नाम मिलता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेइसबर्ग ईज़न के हैं यहाँ पे। इनका भी मैं जब ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इनका पब्लिकेशंस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किन-किन एरिया में काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे लिए आवश्यक है, और हमें इस बात से अवगत हो लेना पड़ेगा कि किन-किन एरिया में इसको ठीक कर सकते हैं, और अपने आप को कैसे हम लोग वेलनेस की तरफ रखें, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन किस में लें, जो जो पहले सवाल मैंने रखा था। तो योग की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए इनका जो है हॉलगर साहब का ये पेन, फिर आप इनका कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, ब्रेस्ट कैंसर, फिर आपका जो है एक्सरसाइज, डिप्रेशन, माइंडफुलनेस, एंग्जाइटी, फैटीग, स्ट्रेस रिडक्शन। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे ये मिलता है कि मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा योग को प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, राइट। और देखिए हम परिभाषा भी जानते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो इसका मतलब पहले कि चित्त सही है, तब समझ लीजिए कि पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। और कितना खूबसूरत हमारा योग का ये पैकेज है कि जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की बात कही गई है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एरियाज हैं जिसपे कि ये काम कर रहे हैं। इसी तरह से एक और है सेली टेलस, ये डायरेक्टर है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का हरिद्वार में। इनका भी हमें मिलता है बहुत सारी स्टडीज, हरगर साहब के बाद इनका मुझे मिल रहा है। इनका भी रिसर्च बहुत साइंटिफिकली है, इनके कई किताब मैंने देखा है, बहुत साइंटिफिकली इन्होंने चीज़ों को रखा हुआ है। और इनका भी एरिया लगभग देखिए योग में एंग्जाइटी, फिर अटेंशन, मेडिटेशन, ऑक्सीजन कंजप्शन, रेस्पिरेशन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, इन सब एरियाज में जोड़ के सबसे ज़्यादा मिला है। ये एक देखिए नेटवर्क विजुअलाइजेशन है, मैं इसको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि किन किन एरिया से योग हम उनका जुड़ रहा है। इसी तरह से देखिए माननीय श्री एच.आर. नागेंद्र जी का जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान बेंगलुरु में है, इन पब्लिकेशंस यहाँ से भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाल ही में लेटेस्ट कुछ पब्लिकेशंस भी मैं पढ़ रहा था कि न्यूरोलॉजिकल एरियाज में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं इनके, और यहाँ से भी बहुत अच्छे पब्लिकेशंस दिन पर दिन मिल रहा है, पब्लिकेशंस हो रहे हैं इसके। और मेजर एरियाज अगर मैं बात करूं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेडिटेशन, स्ट्रेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलैक्सेशन, इन पे हमें मिलता जा रहा है। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैं इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश किया हूं, इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस योग का इस्तेमाल स्ट्रेस के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए, ये कई सारे आपके व्याधि हैं जैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आगे मैं चर्चा करूंगा। डिप्रेशन देखिए, यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, आप देखे होंगे कितना आज की डेट में जो है कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें आत्महत्या के केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इनको इनसे भी इन आत्महत्याओं से दूर हटने के लिए भी योग का प्रयोग किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लोग जो है बैलेंस्ड हो, उनकी सोच पॉजिटिव आए, इसमें देखिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए योग का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ओवरऑल में अगर एक मेजर फैक्टर में बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, आपके साइको न्यूरो एंट्रोलॉजिकल, ये हर एरियाज में जो है योग का प्रयोग किया जा रहा है। ये मेजर एरियाज यहाँ पे है, राइट। और अगर मैं बात करूं 2017 के बाद, 17 के बाद सबसे ज्यादा ये साइंटिस्ट किस एरिया में काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं आपके पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत लोग कोविड काल में, जिन लोगों को कोविड हुआ, तो वो आज भी उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो घटना हुई, उस घटना से बाहर निकलने उनको टाइम लग रहा है।
इस तरह की घटनाओं से बाहर निकलने के लिए योग का प्रयोग किया जा रहा है, एंग्जाइटी से निकलने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ में फिर आपका अटेंशन, ये एक देखिए एक और समस्या है बहुत ज़्यादा, इसको कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मतलब आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चैन से बैठ नहीं पाते, या तो उनका पैर हिलता रहेगा या बॉडी हिलता रहेगा, एक मन एक जगह नहीं होगा, कई जगह उनका चंचल रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा एक तरह से 2017 के बाद काम हो रहा है, और साइंटिस्ट इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके देखना चाह रहे हैं, और उनको सकारात्मक रिजल्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल रिसर्च हो रहे हैं, इसमें फ़ायदे भी यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2015 के 15 टाइम से लेके 17 में किस तरह से धीरे-धीरे एरियाज़ बदल रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये है, आप देखिए कि मेंटल हेल्थ को लेके सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे वर्क हो रहा है, मेंटल है प्लस फिजिकल भी, ऐसा नहीं कहूँगा फिजिकल नहीं है। जब ये हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग स्ट्रेस को परसीव करते हैं, फिर जाके हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदलने लगता है, राइट। तो 17 के बाद मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस, पीटीएसडी, प्रेगनेंसी, यस इसमें भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। देखिए यहाँ पे भी ये बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को कि आप देखे होंगे कई लोगों का धड़कन बहुत तेजी से चलता है। जब आप कोई व्यक्ति घबराहट में होता है तो आपने देखा होगा धड़कन बीट फास्ट होता है, धक 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 फास्ट बीटिंग करता है, राइट। मतलब उसको एक बीट से दूसरे बीट का टाइम बहुत कम होता है, इसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अगर आप कभी कोई भी व्यक्ति जब एंग्जाइटी में होता है तो आपने देखिए धड़कन बढ़ जाता है, सांसें तेज उसकी चलने लगती हैं, राइट। तो एक तो आप जान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो उसके हार्ट रेट से ही मालूम चल जाता है कि स्ट्रेस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि इन एरियाज पे सबसे ज़्यादा आपका काम हो रहा है, ओके। और ये भी देखिए एक डेंसिटी विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेडिटेशन। तो ओवरऑल देखिए मैं क्या बताने की कोशिश किया हूँ, ओवरऑल आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से किन किन मेजर एरियाज में साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही है। चूंकि मेरा टॉपिक ही यहाँ पे था कि साइंस ऑफ योग की मैं बात करता हूँ, साइंटिफिकली इन चीज़ों को दिखा रहा था। अब अगर इन सारी बातों को मैं समेट दूं, अगर सारी चीज़ों को लेके अगर एक कैप्सूल की बात अगर मर क्या ऐसा करें ताकि सारी चीज़ अच्छी हो जाए, तो यहाँ पे एक नाम यहाँ पे साइंटिस्ट इन सारे रिसर्च से छन के निकलता है, वो निकलता है योग बेस्ड लाइफस्टाइल, राइट। यानी योग बेस्ड लाइफस्टाइल एक ऐसा कॉम्पैक्ट पैकेज में यहाँ पे कहूँगा जो साइंटिस्टों द्वारा दिया गया है, जिसमें कि 3 मेजर एरिया पे सबसे ज़्यादा लोग काम किए हैं। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा जो है यहाँ पे सॉरी हाँ, पहला पहला जो है आपके आसन, दूसरा आपका जो है प्राणायाम, और तीसरा आपका है मेडिटेशन। मेरा ये मानना है, और साथ में इन साइंटिस्टों का भी, जिसके आधार पे बातें कर रहा हूँ, कि अगर आप आसन कर रहे हैं हर रोज कम से कम 5 आसन आप करिए। मैं आप आगे चल के बताऊंगा भी लगभग क्या करने से आपको फायदा मिलेगा। 5 आसन, कुछ आपके प्राणायाम, और थोड़ी देर के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो है ओवरऑल वेलबींग आपका सही हो सकता है। और इसी को क्या कहा गया है, इसको योग बेस्ड लाइफस्टाइल कहा गया। और इससे फायदे क्या मिलेंगे, आपके वेलबींग, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, रिडक्शन इन डिस्ट्रेस हो सकता है, और एक इम्पॉर्टेंट है, नींद पूरा हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि आज डेट में बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहते होंगे मुझे बहुत साउंड स्लीप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन 3 चीज़ों को पालन करके एक अच्छा नींद लिया सकता है, पॉजिटिव सकारात्मक मेंटल सोच। और दूसरा पेन इंटेंसिटी, हर आदमी किसी ना किसी तरह का दर्द का शिकार है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे थोरासिक पेन हो, नी पेन हो, किसी ना किसी पेन है। देखिए इसको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्टों ने सारी बातें कहा है, और इसी के लिए उन लोगों ने योग बेस्ड लाइफस्टाइल को यूज करने की बात कही है, ओके। अब देखिए इसको भी अब एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों में आखिर साइंस कहाँ पे है, कैसे हम चीज़ों को फायदा ले सकते हैं योग बेस्ड लाइफस्टाइल का, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं जैसे होमोस्टेसिस, एलोस्टेसिस, एनालिस्टिक लोड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड पॉलीवेगल थियरी। ये देखिए बहुत शानदार एक एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीज़ों पे। मैं एक मेजर टर्म्स से आपको बताऊंगा समय को ध्यान में रखते हुए। तरुण सर थोड़ा मुझे बता पाएंगे कितना समय है मेरे पास? सर यू कैन टेक योर टाइम सर प्लीज। अच्छा, चल ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पीछे के जो फ़ायदे बता रही है हो कैसे रहा है, उसके पीछे का अंडरलाइन थियरी क्या है, अंडरलाइन साइंस क्या है। यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का अर्थ ये होता है कि हमारी बॉडी इंटरनल एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो इसकी एडजस्टमेंट बॉडी तुरंत कैसे कर ले। थोड़ी देर के लिए तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन तुरंत जो वापस आ जाता है उसको मेंटेन कर लेता है, उसी को हम होमोस्टेसिस कहते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़े बहुत दिन तो ठीक है भाई, बॉडी का ये नेचर है होमोस्टेसिस। लेकिन अगर ये लगातार हमारा हो रहा है, एक लंबे समय तक हो रहा है,
तब क्या करेगा, ये नुकसान करेगा। जब ये और उसका एक और चीज होगा कि एक सेट पॉइंट चेंज होगा, मैं आगे ग्राफ के रूप में आपको दिखाऊंगा। तो ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये लंबे समय तक अगर स्ट्रेस किसी को हो रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट का तरीका बदल जाएगा, बॉडी का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, तो दूसरे तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा। और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो किसी ना किसी तरह वो कीमत चुकाएगा, और वही कीमत क्या होती है, हमारी डिसऑर्डर्स होती हैं, राइट। एक और चीज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा इसको कि सेल के अंदर हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, कई सारे हमारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, राइट। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। अगर समझ लीजिए कि ज़्यादा हमारा जो है फ्री रेडिकल्स निकलता है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हमें एंटीऑक्सीडेंट्स अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, और ये केमिकल चेंजेस क्या करता है कि नुकसान करता है। और इन सारी बातों को लेके कैसे ठीक हो, राइट, कैसे ठीक हो, क्या कर रहे हैं ऐसा, ये सवाल यहाँ पे। तो एक पॉलीवेगस थ्योरी आता है, और पॉलीवेगस थ्योरी कहता है कि हमारे बॉडी में एक वेगस नर्व होता है। वेगस नर्व को कहा जाता है कि ये एक लॉन्गेस्ट पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर है। पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर मैं ऐसे बता दूं आप लोग कि हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत जनरल उदाहरण, कि हम कार चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, इंजन बहुत तेज होता है, और दूसरी तरफ हम ब्रेक दाबते हैं तो ये इंजन स्लो होता है और गाड़ी हमारी धीमी हो जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या करता है, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा देता है इंजन को, वैसे ही सिंपैथेटिक हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। वो कहता है कुछ खतरा है, हमें चाहे तो लड़ना है या फिर भाग जाना है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कहता है, ब्रेक का काम करता है। वो कहता है नहीं, अब चलो सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक हो चुका है, राइट। ये पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। तो पॉलीवेगस थ्योरी क्या कहता है कि एक वेगस नर्व जो है हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में रहता है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कहा जाता है, और वो सर से लेके आपके बिल्कुल पूरे बॉडी तक है यहाँ पे। उसका काम होता है ब्रेक, उसका काम ये कहता है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक कर हो जाएगा, जो है ये मैसेज यहाँ पे देता है, राइट। तो अब योग में देखिए क्या होता है, योग में होता है आप एक्सेल ज्यादा से ज्यादा करिए। जैसे कभी आपको घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो कहा जाता है कि इनहेलेशन के बाद एक्सेलेशन आप लंबा करिए। जितना ज्यादा आप एक्सेलेशंस को लंबा करते हैं उतना ज्यादा आपका वेगस नर्व टोन्ड अप होता है। अब वही बात आ गई कि अगर मान लीजिए गाड़ी का ब्रेक खराब है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना लाजमी है। उसी तरह से अगर आपका वेगस नर्व कमजोर है क्योंकि लगातार स्ट्रेस के कारण, तो बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने वेगस नर्व को मजबूत रखेंगे तो बॉडी को मैसेज जाएगा सारी चीजें ठीक हैं, अच्छी हो रही हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या कहा गया है कि आप अपने एक्सेलेशन को बढ़ाइए। और जब मैं एक्सेलेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे प्राणायाम की बात कर रहा हूँ कि आप प्राणायाम को फॉलो करिए। अगर आप प्राणायाम को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है स्ट्रेस या कई सारी व्याधियों से बच सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, आप चाहे तो पॉलीवेगस थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी जितनी सारी बातें किया हूँ ये वही सारी है कि किस तरह से आपका बॉडी में होमोस्टेसिस होता है, हमारे कॉर्टिकल रीजन ब्रेन से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, राइट। जब भी आप तनाव में आते हैं तो तुरंत जो है मैसेज ब्रेन को जाता है, और ब्रेन कई तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। और हम इसको जानते हैं कि बॉडी में कई तरह के हार्मोन से हमारे, खासतौर से उसको कहता है, कहा जाता है कि एसिटिन कोलाइन, ऐसे कई सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सिलेक्ट होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ओके, उसको और थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ग्राफ के माध्यम से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके अंदर तीन बातें मैं जोड़ के रखा हूँ। एक होमोस्टेसिस, एक आपके एलोस्टेटिक लोड, यहाँ पे दो चीज जोड़े और इनसे जुड़ी हुई समस्याओं को। तो अगर मैं एक ग्राफ के तौर पे दिखाने की कोशिश करूं कि क्या ये बढ़ते हुए यहाँ पे स्ट्रेस समय के साथ, और ऊपर जो है क्या लेवल है इनके, किस क्या सेट पॉइंट बन रहा है। सेट पॉइंट का मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा कि हम 24 पे सेट कर देते हैं, राइट। या एसी को आपने देखा होगा 24 पे, 16 पे, ऐसे आपने सेट कर दिया है कि जैसे 16 से अगर आगे ऊपर टेम्परेचर होगा तो रेफ्रिजरेटर अपने आप को चेंज कर लेता है, या नीचे होता है तो अपने आप उसको चेंज कर लेता है। इसको सेट पॉइंट कहा जाता है। तो नॉर्मल अगर किसी तरह का कोई चेंजेस आता है, जैसे हम थोड़ा बहुत किसी तरह के स्ट्रेस में आते हैं, तो बॉडी जो है चेंज करता है और वापस पुनः अपने पॉइंट पे आ जाता है। तो ये देखिए एक सेट पॉइंट है, राइट, हमारे बॉडी का। एक मैं हाइपोथेटिकल इसको बताने की कोशिश किया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर लगातार कोई व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है, चाहे वो जॉब में ले रहा है या फिर वो किसी पढ़ाई में ले रहा है, किसी भी तरह से ले रहा है, मैं उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझिए किसी भी तरह से अगर वो स्ट्रेस ले रहा है, तो धीरे धीरे उसका बॉडी क्या करेगा, वो एक नया सेट पॉइंट तैयार करता जाएगा। और जब ये नया सेट पॉइंट तैयार करता जाएगा तो उस समय बॉडी किसी न किसी रूप में अपनी कीमत चुकाता जाएगा। या तो हार्ट का फेलियर हो जाएगा, किडनी का फेलियर हो जाएगा, या मान लीजिए डायबिटिक हो जाएगा, या किसी तरह का वो जो है रोग अपने पास ले लेगा।
तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें रिपीटेडली स्ट्रेस को नहीं लेना है, स्ट्रेस को दूर हटाना है। और इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास इतना खूबसूरत योग का पैकेज है, आप देखिए कि जिसके अंदर कई सारी चीजें दी हुई हैं। अगर उसमें से हम केवल 3, जो मैंने योग बेस्ड इंटरवेंशन की बात किया, अगर 3 मैं कहता हूँ साइंटिफिकली कि अगर मैं आसन ले लूँ, अगर मैं प्राणायाम ले लूँ, अगर मैं मेडिटेशन ले लूँ, अगर 3 भी अगर मैं अपना लेता हूँ तो मैं यहाँ पे स्वस्थ हो सकता हूँ। जो मैं स्वास्थ्य से भी ऊपर की बात कर रहा हूँ, वेलनेस को मैं यहाँ पे पा सकता हूँ, मैं फिजिकल मेंटल सोशल सारी वेलनेस को यहाँ पे पा सकता हूँ मैं, राइट। तो अगर एलोस्टेटिक लोड का कंट्रोल नहीं किया गया, अगर रिपीटेडली कंट्रोल नहीं किया गया, तब क्या होगा? तब देखिए, अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, ड्रग डिपेंडेंसी, यस। लोग क्या करते हैं, अब उसका उसी ड्रग के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, दूसरी तरफ अपना खोजने लगते हैं, ये नुकसान। और आप जानते हैं कि कितने युवा जो है बर्बाद हो रहे हैं ड्रग के कारण। न्यूरोलॉजिकल तौर से क्या होता है, एपिलेप्सी, मिर्गी आ सकता है, क्रॉनिक पेन, कभी दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, उनके पैर की झंझनाहट, पीठ की झंझनाहट, कई बार वो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स को दिखाते हैं, यहाँ पे ये समस्या स्टार्ट होती है। कार्डियोवास्कुलर में देखिए, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएगा यहाँ पे। मेटाबॉलिक के रूप में डायबिटीज, ओबिसिटी हो रहा है। और सबसे बड़ा जो है वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जब इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है तो किसी किसी का इन्फेक्शन, कैंसर या अस्थमा, इस तरह का। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें जो जो रिपीटेडली जो स्ट्रेस है इसके ऊपर ब्रेक लगाना है। और इसको इसको ब्रेक लगाने के लिए हमको क्या है कि योग जैसा खूबसूरत पैकेज का इस्तेमाल करना है। और उसमें भी देखिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन की बात मैं करता हूँ, राइट। तो देखिए, ये कुछ थेरीज हैं, ये थेरीज को मैं बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजर बात इतना जरूर बात आपसे कहूंगा कि बॉडी में हर समय फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये खासतौर से सेलुलर लेवल की बातें हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर इसको फ्री रेडिकल्स को अगर बैलेंस किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट से तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होगा और एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे मैं ध्यान आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ कि केवल योग करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर खाना भी खाना पड़ेगा, भोजन आहार भी आपको लेना पड़ेगा। तो आहार विहार दोनों ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी जो है आपके कई तरह की कीमत चुकाता है। ये फ्री रेडिकल्स को दिखाने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको यहाँ पे रखूंगा, खासतौर से सेल के अंदर जब बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि हमारा क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर आपने सुना होगा कि टेलोमेयर्स, राइट। और ये हम जानते हैं कि अगर कोई, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है, आपका 2009 में ब्लैकबर्न और टीम को नोबेल प्राइज मिला है इसी पे रिसर्च करने के लिए। और उनका क्या यहाँ पे डिस्कस दिया उन्होंने, उन्होंने दिया कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, बैलेंस डाइट करता है, स्ट्रेस को मैनेज किया रहता है, तो ये टेलोमेरिक लेंथ है ये छोटा तो होता है लेकिन तेजी से छोटा नहीं होता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कम उम्र के हैं लेकिन बहुत एजेड दिखते हैं। आपने देखा कोई व्यक्ति बहुत एजेड है लेकिन कम उम्र के दिखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर किसी व्यक्ति का टेलोमेरिक लेंथ बहुत तेजी से छोटा होने लगेगा तो क्या होगा, सेल वहां पे खत्म होने लगेगा। तेजी से अगर किसी का सेल खत्म होने लगेगा तो इसका मतलब उसके अंदर एजिंग प्रोसेस, यानी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कहा यह जाता है कि अगर टेलोमेरिक लेंथ मेंटेन करना है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना और मैनेज टेस्ट। ठीक है, योग क्या कहता है, योग तो ये कहता है कि आप जो है अपनी दिनचर्याओं को सही रखिए, आप अपने ऋतुचर्याओं को ठीक रखिए। आयुर्वेद इस बात को कहता है कि दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करिए और इन चर्याओं में योग को शामिल करिए। और जो है योग के जो यम नियम है इनको पालन करें। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो आप ऊपर में करते हैं ये सेलुलर लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। और इसको जो है ब्लैकबर्न और टीम ने इस चीज को ऑलरेडी प्रमाणित कर चुके हैं। तो आप चाहें तो टेलोमेयर्स और टेलोमेरिक लेंथ के ऊपर जो है स्टडीज को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश क्या हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का मान लीजिए कि लाइफस्टाइल सही नहीं जी रहा है तो उसका टेलोमेरिक लेंथ छोटा हो सकता है। एक और चीज से जोड़ दूं जरा कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति के शूज में जो लेस होता है, राइट। अगर लेस के ऊपर आपने देखा होगा एक प्लास्टिक होता है, अगर प्लास्टिक हटा दीजिए तो क्या होगा, वो लेस धीरे धीरे छोटा हो जाएगा क्योंकि हर धागा निकलने लगेगा। उसी तरह से ये हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ये टेलोमेयर्स होते हैं बिल्कुल उस प्लास्टिक का काम करता है, राइट। रिश्ता तो है लेकिन अगर बहुत तेजी से निकलता जाएगा तो हर धागा निकल जाएगा, क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएगा। और अगर क्रोमोसोम खत्म हो गया तो कोई बचा ही क्या, डीएनए गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, अगर बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ये हमें जो है व्यक्ति हेल्दी रह सकता है, राइट। एक और बात यहाँ पे बताना कोशिश करूँगा कि और खासतौर से एचपी एक्सिस कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में आपके ब्रेन लेवल पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और ये एचपी एक्सिस,
जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो सबसे पहले मैसेज आपका एनवायरनमेंट से आता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी से एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, राइट। और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा, आपके सेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे है कि हमें एचपीए एक्सिस को वहाँ पे हर समय मजबूत नहीं करना है। अच्छा, इसका जो है इसको यहाँ पे ब्रेक लगाना है, यहाँ पे इस हाइपर एक्टिविटी को, मतलब इसके हाइपर एक्टिविटी को ब्रेक लगाना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खराब है। हम अगर एवोल्यूशन को देखें तो फाइट एंड फ्लाइट, यानी हमें फाइट करने में भी काम दिया है, फ्लाइट करने में भी जो काम किया। अगर हर जगह फाइट करते तो शायद कोई बचता नहीं, राइट। तो ये हमें हर तरफ से देता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ओवर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ओवर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल्स नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, आपका सेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, एसपी एक्सिस को डाउन रेगुलेट करना है। और इसी को डाउन रेगुलेट करने के लिए जो तरीका हमें मिला है, वो है हमें वेगस नर्व को टोन्ड अप करने के लिए। देखिए, अगर हम कहें कि वेगस नर्व को टोन्ड अप किया जाए तो आपका जो है ईएसपी एक्सिस डाउन रेगुलेट हो सकता है, राइट। और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि योग के माध्यम से आपके पैसेंजर नर्व फाइबर्स जो है टोन्ड अप होते हैं, एचपीए डिक्रीज होता है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसको गाबा कहा जाता है, गामा एमिनो ब्यूटाइट एसिड कहा जाता है। प्लस हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो मैं आपको कह रहा था कि जो धड़कन तेजी से आपको धड़क रहा है, वो थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस आएगा, राइट, टाइमिंग उसका ज़्यादा होगा। तो आप देखे होंगे जब व्यक्ति घबराहट में तो तेजी से धड़कता है, लेकिन जब रिलैक्स मोड पे होता है तो एक बीट से दूसरे बीट में उसका टाइम रहता है। तो इन चीज़ों पे इंप्रूवमेंट मिलने लगेगा, राइट। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें अपने वेगस नर्व को टोन्ड अप करना, और इसको टोन्ड अप करने के लिए मैं देखिए वही बात कह रहा हूँ, योग बेस्ड लाइफस्टाइल नंबर 1, आसन करिए, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा मेडिटेशन। और ये साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, राइट। इन चीज़ों को मैं स्किप करता हूँ, यहाँ पे उन्हीं बातों को भी बताया हूँ। कुछ सजेशंस है वेगस नर्व को टोन्ड अप करने के लिए। वो कैसे, अच्छा ये सॉरी, कैसे हमें मालूम चलेगा कि हमारा वेगस टोन्ड अप है कि नहीं है? पहले तो ये भी मालूम हो जाना चाहिए। अगर आपका धड़कन बहुत तेजी से चल रहा है, लगातार दिन भर धड़क रहा है बहुत तेजी से, और कहा जाता है कि रेस्टिंग कंडीशन, अगर आप सामान्य रूप में बैठे भी अगर हैं और उस दौरान आपका 76 बीट्स पर मिनट लगभग चल रहा है, रेस्टिंग का मतलब मैं मॉर्निंग सुबह में जब सो के उठते हैं, तो कहा जाता है कि एक थंब रूल है कि 60 से नीचे या 65 से अगर नीचे आपका है तो माना जाता है कि आपका जो है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ठीक है, राइट। क्लिनिकल बात नहीं कह रहा हूँ मैं, गाइडलाइन थंब रूल की बात में कर रहा हूँ। तो ये अगर आप सुबह में रेस्टिंग कंडीशंस में आपका अगर 76 या उससे नीचे है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे ऊपर आपका आ रहा है, 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सही नहीं है, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, राइट। एक और चीज़ आपका है, अगर आपका ब्रीदिंग रेट, सांस, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ, और इसमें अगर मेरा रेस्पिरेटरी रेट मान लीजिए कि 22 के लगभग जा रहा है, 18 से लेकर 22 जा रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा वेगल टोन अप नहीं है। अगर ये आपका 12 से नीचे है, 12 या एक और यहाँ पे समझ लीजिए कि 14, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का 12 से लेकर 16 के बीच में होता है, अगर इससे नीचे आपका है या उतना भी आपका है तो माना जाएगा कि वेगल टोन्ड अप है। लेकिन अगर इसे ऊपर है तो इसका मतलब वेगस टोन्ड नहीं है। तो आप एक थंब रूल के तहत ये चेक कर सकते हैं हार्ट रेट के माध्यम से और ब्रीदिंग रेट के माध्यम से कि आपका वेगल टोन्ड है कि नहीं, वेगस नर्व टोन्ड अप नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके प्रति सचेत हो जाइए और उस तरह के आप एक्टिविटीज करिए, और आप चाहें तो योग को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो एक बड़ी शानदार किताब है शर्मल सैंडर की, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने कुछ तरीके दिए हुए हैं कि कैसे उसको टोन्ड अप करें। पहला चीज होता है ब्रीदिंग टेक्निक, कहा जाता है कि आप सांस लीजिए और सांस लंबा छोड़िए। और यहाँ पे देखिए योग में भी हमें मिलता है कि आप जो है यौगिक श्वास लीजिए, कि आप सांस लेते समय आपका पेट, आपका सीना, आपका क्लेविकल ऊपर होता है, जिससे तीनों की जो बात करते हैं यौगिक ब्रीदिंग आप यहाँ पे करिए, राइट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, जो तीनों ब्रीदिंग होता है उसी को यौगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। ब्रीदिंग टेक्निक को ठीक करिए, राइट। फिर हमिंग, हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम का देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसको जो है शर्मल सैंडर ने भी अपनी किताब में इस बात को स्टैब्लिश किया कि जब आप और एक तरह गुंजन करते हैं तो उससे भी आपका वेगस टोन्ड अप होता है, ठीक है। आपने एक और चीज़ देखा होगा कि जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके धीमी आवाज़ में आपके मुंह से संगीत निकलता है, आप कुछ गुनगुनाते हैं, वो एक तरह से हमिंग का ही काम करता है, राइट। कॉन्शियस ब्रीदिंग, जो मैं आपको प्राणायाम कह रहा था, प्राणायाम को तो कह सकते हैं। वालसल्वा टेक्निक, हम लोग बंद का प्रयोग करते हैं। देखिए योग कितना खूबसूरत पैकेज है, उसके अंदर कहा गया कि आप बंद का प्रयोग करिए, तो बंद को प्रोवाइडेड आप मेडिकल क्लिनिकली किसी कंडीशन में नहीं हो तब बंद का प्रयोग करना चाहिए। यौगिक पोस्चर, आसन, स्माइल या मुस्कुराते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर दिन भर आप सीरियस रहिए। अगर आप दिन भर सीरियस रहेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। मेडिटेशन,
यस, ध्यान और साथ में प्रेयर, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी इष्ट देवता आप मानते हैं उसके प्रति आप श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए। तो देखिए अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको, अगर वही बात आ गई कि वाईबीएल की बात है, योग बेस्ड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की बात आ गई कि आसन करिए, प्राणायाम करिए और आप साथ में मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो वेगस नर्व आपका टोन्ड अप रहेगा, राइट। तो देखिए मैं वाईबीएल की वही बात है, आसन, प्राणायाम और ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, और आप किसी भी योग के एक्सपर्ट्स को पकड़ के अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज आप कर सकते हैं अपने लिए। ओके, तो सेम चीज़ है यहाँ पे। और इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरा ये मानना है कि इसको अच्छा चक्र आपको मिलेगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा, साइको न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे आपका परफेक्ट होगा, वेल डिफाइंड, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से, न्यूरोलॉजिकल तौर से, एंडोक्राइन यानी आपके जो जूसेस जो है, जो मैं एचपी एक्सिस की बात कर रहा था, मैं पैंक्रियाटिक जूसेस निकलता है, इनका जो है प्रॉपर संचालन आपका होगा, राइट। ये फायदा वाईबीएल का, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये पूरे रिसर्च फाइंडिंग्स आप चाहें तो वेब ऑफ साइंस कूपस पे आप देख सकते हैं, राइट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन 3 चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा रिसर्च करके बताया है कि इसमें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जा रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इंप्रूव हो रहा है, नींद सही हो रहा है, मेंटल लेवल सही हो रहा है, पेन मैनेजमेंट लोग इन तीनों चीज़ों से कर रहे हैं। ओके, एक छोटा सा मैं पैकेज मैं एक सुझाव के तौर पे दे सकता हूँ कि आप प्रेयर 2 मिनट के लगभग प्रेयर करिए, कोई ले सकते हैं आप, स्टार्टिंग प्रेयर से कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, और ऐसा नहीं केवल एक बार करें, 3 बार करिए, और कोशिश करिए कि 3 मिनट के लगभग आप करिए। कुछ लूजनिंग प्रैक्टिस, मैं बहुत अच्छा पैकेज है 34 आसन का, आप देखे होंगे, पवन मुक्तासन सीरीज कहा जाता है, बहुत शानदार है। उसके अंदर अथराइटिस, एनर्जी, डाइजेस्टिव, 3 मेजर सेक्शन में बांटा गया है, और मुझे लगता है कि अगर आप, कोई व्यक्ति अगर पवन मुक्तासन सीरीज भी कर लेता है, प्रोवाइडेड कि उसके ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो भी बहुत हद तक लाभ मिलता है, राइट। पवन मुक्तासन सीरीज का प्रयोग करना, कुछ आपके आसन जिसमें बैठने का, खड़ा होने का, प्रो लाइन, सुपर लाइन, इसका प्रयोग कर लीजिए। रिलैक्सेशन में शवासन करने से, प्लस प्राणायाम, और खास तौर से प्राणायाम में मैं बोलूँगा अनुलोम विलोम, बहुत सिंपल, बिना रोके, राइट, किसी तरह का रिटेंशन ना करें, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी आप करिए। और मैं यहाँ पे सुझाव आपको दूंगा कि आप अपने योग एक्सपर्ट, जो भी व्यक्ति एक्सपर्ट है, उससे आप कस्टमाइज अपने लिए तैयार करिए, राइट। आपके बॉडी को क्या सूट करे उसके हिसाब से उसको तैयार करिए, राइट, और उसका आप लाभ देख सकते हैं। फिर आप ओम रिसाइटेशन करके मेडिटेशन करिए 10 मिनट, और फिर शांति पाठ करके अपने इस पैकेज को आप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक मैं क्रमबद्ध दिखाने की कोशिश का कि जैसे एक सीढ़ी 10 सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसी तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और लगभग आपका ये 1 घंटे का एक पैकेज है, लगभग आपका 60 से लेकर 65 मिनट्स का आपका एक पैकेज आप तैयार कर सकते हैं, और उसको रेगुलर फॉलो करिए, राइट। फॉलो करने से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। तो देखिए यहाँ तक बस मैं अंतिम पड़ाव पे अपने हूँ, एक मैं डेटा यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ कि WHO का है ये, कि फिजिकल इनएक्टिविटी होने के कारण, यानी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण बहुत सारे जो मृत्यु हो रहा है, उसमें खासतौर से कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज या अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, राइट। और एक और ध्यान यहाँ पे दिलाने की जो कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, आप देखिए ये फीमेल्स की संख्या सबसे ज्यादा, और खासतौर से 11 से 17 साल की जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, इनको देखिए ये बीमारियां बढ़ रही हैं, राइट। 18 से लेके ऊपर अगर एडल्ट की बात करूँ तो इसमें भी मुझे महिलाएं मिल रही हैं, 70 से अगर एज मिल रही है तो इसमें भी महिलाएं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे उन गाँव को भी, बच्चों को भी, बहनों को भी बात को कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करिए, चाहे वो आपको योग पसंद है योग करिए, या अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ है, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको सूटेबल हो उसको फॉलो करिए। और ये बहुत चेतावनी है, ये 2022 का डेटा है, राइट। और यहाँ पे देखिए लास्टली एक थोड़ा सा डरा रहा हूँ मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कि अगर ये चीज़ें फिजिकल इनएक्टिविटी ऐसे ही बना रहा, हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे, तो आज आपका 2023 है, 3000 साल आते आते, देखिए इसमें मैथ्यू क्वेस्ट का एक बहुत अच्छा मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, इनका ये मानना है कि 3000 साल आते आते लगभग आप समझ लीजिए कि कितना, 1000 साल, लगभग 977 के लगभग साल के बाद किस तरह का पोस्टर हो जाएगा, इसी तरह का हो जाएगा। सबसे पहले तो सबका हंच बैक, राइट, सामने कुबड़े की तरह सबका शरीर हो जाएगा। ये टेक्स्ट क्लॉक कहा गया है, आप देखेंगे हर व्यक्ति दिन भर हाथ में मोबाइल लिए रहता है, तो ये उंगलियां इस तरह की हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगा इस तरह का, राइट। एल्बो जो 90 डिग्री, अभी हम एल्बो स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने खुशकिस्मत है कि हमारा हाथ सीधा, लेकिन आज ऐसा कल्पना किया जा रहा है, परिकल्पना है ये वाला, कि 3000 जब साल आएगा हमारा, उस समय तक एल्बो 90 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा। सेकंड आईलिड, कहने का मतलब आंखें खराब हो जाएंगी आपकी, राइट। ब्रेन का देखिए क्या होगा, ब्रेन का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन स्कल जो है बहुत मोटा हो जाएगा यहाँ पे।
और टेक नेक, गर्दन सबका झुका हुआ सामने की तरफ रहेगा। तो देखिए ये एक चेतावनी वाला स्लाइड में यहाँ पे डाला हूँ कि हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इन चीज़ों को नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर एक बात मैं कहूँगा, अगर आप योग की ये सारी चीज़ें जो मैं कहूँ उसको भी अगर ना कर पाए तो आप सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं कई सारे पिछले जब मैं कोई लेक्चर लेता था वहाँ पे प्रमाणित किया हूँ इस बात को कि सूर्य नमस्कार करने से कैसे हमारा स्पाइन सही रहता है, हमारे वर्टिब्रा सही रहता है। और आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर 3 से 4 बार कर ले तो इन सारी चीज़ें से बच सकता है। आज भी आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन भर हाथ में मोबाइल लिए उनके हाथों में उँगलियों में दर्द हो रहा है। वो हर समय किसी न किसी तरह का पेन फ़ील कर रहे हैं, राइट? उनका जो है गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। तो इन चेतावनियों के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा और मैं आप लोगों को एक सुझाव दूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम आप वाईबीएल का यानी योग बेस्ड लाइफ इंटरवेंशन जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन को आप फॉलो करिए। और इस तरह से जो मेरा ये टॉपिक था कि साइंस ऑफ योग विथ रेफरेंस टू हेल्थ, मैं यहाँ पे इन बातों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया हूँ, आपके अंदर एक जागरूकता देने की कोशिश किया हूँ कि हमें योग अगर करते हैं तो बहुत सारे व्याधियों से हम बच सकते हैं।